नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। सो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि इस चैप्टर के ऊपर जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से आपको मिल जाएगी, है ना। आज ये पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है और लगभग 50% चैप्टर हमारा बकाया रह गया है, बाकी रह गया है, उसको आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए अपने सभी टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं, है ना जी। चलिए जी, तो हमने पिछली वीडियो में, आप सभी को मालूम होगा कि पिछली वीडियो में हमने कहां तक समझ लिया था। पिछली वीडियो में हमने अक्षत्रिय राजा वाला जो टॉपिक है ना, आखिरी जो टॉपिक हमने समझा था अक्षत्रिय राजा, उसके आगे से हम शुरू करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह इनके बारे में बता दिया था। क्षत्रिय राजा ये टॉपिक आ गया आपका, है ना। आखिरी टॉपिक आई थिंक हमने यही किया था, जो हमारा आखिरी टॉपिक था ये यही था, और इसके आगे आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारे मतलब इस वीडियो में पार्ट 2 में जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है जाति और सामाजिक गतिशीलता। एनसीईआरटी में हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो भैया जी, इसमें हम समझने क्या वाले हैं? इसमें हम जाति व्यवस्था की बात करने वाले हैं, जाति व्यवस्था को समझने वाले हैं कि जाति व्यवस्था को आखिरकार ब्राह्मणों ने क्यों बनाया, है ना, और किस तरीके से समाज में जाति व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ावा दिया, भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा दिया, उसकी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ज्यादा यहां पे मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आप इसको खुद पढ़ लेना। मैं समझा देता हूं कि जाति व्यवस्था को किस तरीके से बढ़ावा दिया ब्राह्मणों ने। देखिए जी, तो जैसे कि हमने चार वर्ण व्यवस्था में हमने बात किया, चार वर्ण वर्ग के बारे में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ग थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बाकी रह गए थे जिनकी आजीविका वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। जैसे कि अगर कोई सोने का काम कर रहा है तो उसको किस वर्ग में रखा जाए, कोई लोहे का काम कर रहा है उसको किस वर्ग में रखा जाए, है ना। कोई कपड़े धो रहा है, धोबी है, तो उसको किस वर्ग में रखा जाए, ठीक है जी। कोई तेल बेच रहा है उसको किस वर्ग में रखा जाए। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, चार वर्गों के अलावा अनेक के क्या बना दी, अनेक जातियां बना दी, ठीक है जी। और ये जाति जो बनाई गई वो भी कार्य के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ग के हिसाब से, सिर्फ एक काम के हिसाब से। वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे काम आ गए। ब्राह्मण जाति जो है या ब्राह्मण जो वर्ग है उसके अंदर बहुत सारे काम थे, लेकिन जो जाति बनाई गई थी वो केवल एक कार्य के आधार पे, सिर्फ एक कार्य के आधार पे जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये बात आप समझ लें, ठीक है जी। तो ब्राह्मणों का जहां कहीं भी नए समुदाय से सामना हुआ, कोई नया समुदाय है उससे उनकी मुलाकात हुई, तो उन लोगों को जातियों में बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लुहार, है ना। इसके अलावा कपड़े धोने वाला धोबी, ठीक है, चमड़ा काटने वाला चमार हो गया, ठीक है, नमक का काम करने वाला दुनिया हो गया। इस तरीके से जो गौ पालन करते थे वो ग्वार हो गया। इस तरीके से ब्राह्मणों ने अनेक जातियों का निर्माण कर दिया, है ना, और सामाजिक भेदभाव को और ज्यादा बढ़ावा दिया। तो इस टॉपिक में आप देखेंगे इस पेज पे, जो यहाँ पे पेज दिया हुआ है ना। और देखो मैं पढ़ भी देता हूं एक बार, जो भी हमारे पीपीटी में जो लाइनें ऐड की गई है उसको भी पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए, है ना जी। देखिए जो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाते भी जन्म पर आधारित थी, है ना। जाति व्यवस्था जो बनाई गई थी वो किस पर आधारित थी भैया, जन्म पर आधारित थी जाति व्यवस्था। और वर्ण जहां मात्र 4 थे, जातियों की कोई निश्चित संख्या ही नहीं है, जहां कहीं भी नए समुदाय से टकराव हुआ ब्राह्मणों का एक नई जाति बना दी गई, ठीक है जी। तो जातियां अनेक थी, जहां भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित नहीं किया जा सकता था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। बस जो बातें मैंने बताई है सेम चीजें यहां पे थी, कुछ भी अलग यहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला टॉपिक है 4 वर्णों के परे एकीकरण।
चार वर्णों के परे एकीकरण। देखो इस टॉपिक में ना कुछ ऐसे समुदाय की बात की गई है जिनके ऊपर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम का कोई असर देखने को नहीं मिलता, जिसमें आप जंगल में रहने वाले लोगों की बात कर सकते हैं जिनको निषाद कहा जाता है। जंगल में रहने वाली जाति कौन सी होती है? निषाद, ठीक है, या जंगली शॉर्ट में आप कह सकते हैं। जैसे कि एकलव्य की आप बात करेंगे, है ना, एकलव्य का एग्जांपल आई थिंक अगले पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो एकलव्य भी किस जाति से था? निषाद जाति से था, जंगली था वो। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी आप सभी को मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने महाभारत देखा ही होगा, है ना, तो उसके आधार पे आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मण विचारों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र और पशुवत चित्रित किया जाता है। कई बार इनको बहुत ज्यादा विचित्र दिखाया गया, जंगली लोगों को, है ना। वन्य प्रांतों में बसने वाले लोग जिन्हें शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था, इनको क्या कहा जाता था भाई? यही सारे लोग क्या थे? जंगली थे, है ना। निषाद, इनको कौन सी जाति में रखा गया? निषाद वर्ग, या इनको निषाद कहा गया। जैसे कि एकलव्य का एग्जांपल ले सकते हैं आप। एकलव्य का संबंध किस जाति से था? निषाद जाति से था। यायावर जो पशुपालक होते हैं भाई, यायावर पशुपालक समुदाय के ऊपर भी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई ये यायावर होते थे, ये घुमक्कर होते थे, किसी एक जगह पे रुकते नहीं थे, है ना, कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये घुमक्कर टाइप के होते थे, इनके ऊपर भी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का कोई असर नहीं था, ठीक है। तो बस इसमें यही बातें बताई गई है और कुछ भी आपके लिए नहीं था। चलिए जी, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला भी टॉपिक है भाई। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, ठीक है जी। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, इसमें हम चांडालों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं भाई? अब चांडाल कौन होते थे? सबसे पहला शब्द यही आता है। देखो, ब्राह्मणीय व्यवस्था में ब्राह्मणों द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें कुछ लोगों की जिंदगी बद से बदतर थी, जो नगरों में नहीं रह सकते थे, गांवों में नहीं रह सकते थे, मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। मरे हुए जानवरों को अगर मान लो किसी ब्राह्मण के घर पे गाय की मृत्यु हो गई, उस गाय को उठा के कहीं और ले जाने का, क्योंकि मरे हुए जानवरों को ब्राह्मण लोग नहीं छूते थे, मरे हुए जानवरों को छूना पाप था ब्राह्मणों के लिए, ऊंची जाति के लोगों के लिए। तो उनको उठा के कहीं और लेके जाने का काम कौन करते थे? चांडाल ही करते थे, ठीक है। तो चांडालों की स्थिति बद से बदतर थी, लोग इनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। जब ये नगरों में आते थे तो लोग अपने अपने घर का जो गेट है, खिड़कियां है, सब बंद करके अंदर पैक हो जाते थे। तो ऐसी जिंदगी थी चांडालों की भाई, ठीक है जी। तो चलिए एक बार हम समझते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। आपके पीपीटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाले सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। मतलब इन लोगों को, जो चांडाल थे, उनको वर्ण व्यवस्था वाली प्रणाली से, ब्राह्मणी व्यवस्था वाली प्रणाली से बिल्कुल ही बाहर कर दिया, ठीक है जी। तो साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य मतलब जिनको छूना सही नहीं था, है ना, तो अस्पृश्य घोषित करके सामाजिक भेदभाव को और प्रखर बना दिया, सामाजिक भेदभाव को और बढ़ावा दिया, है ना। ब्राह्मणों के अनुसार कुछ कर्म जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे वो पवित्र थे। अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। अगर किसी अस्पृश्य ने, किसी चांडाल ने किसी ब्राह्मण को भोजन दिया, नहीं लेंगे भाई, उनके घर पे भोजन नहीं खाएंगे वो, ठीक है। तो मनुस्मृति में भैया चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। चांडाल होते कौन थे, मनुस्मृति में उनके कौन कौन से कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, उसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है जी। देखो जी, तो कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर पर दूषित माना जाता था, ठीक है जी। कुछ कार्य ऐसे थे जिनको खास तौर पे क्या माना जाता था? दूषित या गंदा माना जाता था, ठीक है। जैसे कि शवों की अंत्येष्टि करना, यानी कि शवों को, जैसे शव है उसको शवदाह करना, है ना, जलाना, या फिर पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। जो मरे हुए पशुओं को छूते थे, या जो शव है उसका अंतिम संस्कार करते थे, मरे हुए पशुओं को छूते थे,
उनको क्या कहा जाता था जी? उनको कहा जाता था चांडाल। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा गया था। सबसे निचला दर्जा किसको वर्ण व्यवस्था वाले समाज में दिया गया था? तो चांडालों को दिया गया था। ठीक है, देखो जी, एक मूवी है, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि उस मूवी को आप लोग जरूर देखें। मूवी का नाम है शूद्र। ठीक है, तो शूद्र मूवी आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि उस समय इन लोगों की जिंदगी कैसी थी। जो नीच जाति के लोग थे, है ना, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा दयनीय थी। मतलब आप उस मूवी को देखेंगे तब जाके आप, अगर आप ऊंचे कास्ट से आप जुड़े हुए हैं, ऊंची कास्ट में आपने जन्म लिया है, तो अभी तो भाई स्थिति ठीक है। लेकिन मैं मतलब मैं अपने अगर गांव की बात करूं, ठीक है, तो गांव में अभी भी बहुत ज्यादा भेदभाव है। पूरी तरीके से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। मैं भी कोई ज्यादा ऊंची जाति से नहीं हूं, तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो हमारे साथ भी कई बार भेदभाव करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज भी ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आज भी एक ब्राह्मण भले ही गरीब होगा, लेकिन नीच जाति वाला, कोई नीच जाति का व्यक्ति है, ठीक है, मतलब जाति में नीचा है लेकिन समझदार भी होगा, वो पैसे वाला भी होगा, तो एक ब्राह्मण उसको इज्जत नहीं देगा क्योंकि जाति में नीचे। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत से लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे पुराने सोच वाले लोग आपको ग्रामीण क्षेत्र में जरूर देखने को मिल जाएंगे। शहरों में तो पता ही नहीं चलता भाई कौन किस कास्ट का है, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी चीजें आपको जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा भाई। अगर आप लोग गांव से है तो भाई बिल्कुल आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हैं जो मैं कह रहा हूं कि जाति व्यवस्था जो है, जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखने को मिलता है। तो आप अगर सहमत है मेरी बात से कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि रोशन भैया आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, पर मेरे को लगता है भाई आज भी भेदभाव है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है ना। तो वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों को स्पर्श करना, यहां तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। देखना तक पसंद नहीं करते थे इन चांडालों को। ठीक है जी, अब देखो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति अनुसार चांडालों के भैया क्या क्या कर्तव्य थे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मनुस्मृति आप सभी को पता है, मनुस्मृति क्या है भैया? मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ क्या होता है? विधि ग्रंथ जिसमें सारे नियम कायदे कानून लिखे जाते हैं। तो प्राचीन काल में जो समाज था, प्राचीन काल का जो समाज था वो कौन से कानून के तहत चलता था? मनुस्मृति जो कानून है, मनुस्मृति में जो नियम बनाए गए थे इसके अकॉर्डिंग चलता था। इसकी रचना की थी मनु ने। ठीक है, मनु एक ऋषि थे। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। कब की थी? तो 200, इसका समय काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के दौरान मनुस्मृति की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। मनु एक प्राचीन काल के ऋषि हुए, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो इसमें चांडालों के स्पष्ट कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसको आप समझिए। देखिए, चांडालों की अगर बात करें तो पहला कर्तव्य यह था कि भाई उनको ना गांव से बाहर रहना होता था। जो मेन गांव का जो ग्रामीण एरिया था वहां पे आ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आ सकते थे भैया। देखो यहाँ पे चांडाल का चित्र भी दे रखा है। ठीक है, तो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो लोगों ने इस्तेमाल में लाया उसको फेंक दिया कहीं गांव के बाहर इधर उधर, तो उसका उठा लिया, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। जो मरे हुए लोग हैं उनके जो वस्त्र होते थे उसका इस्तेमाल कौन करते थे? चांडाल करते थे। और लोहे के आभूषण पहन के रखते थे गर्दनों में। ठीक है, वैसे इस चित्र में दिखा नहीं रखा है लोहे का आभूषण, लेकिन पहनते थे भाई। तो रात्रि के समय में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। रात्रि के समय तो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा था। ये अक्सर गांव के बाहर ही रहते थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो गांव में आ सकते थे, लेकिन दिन के समय आ सकते थे। रात्रि के समय पूरी तरीके से बैन लगा रखा था, ये नहीं आ सकते थे, है ना। जिस व्यक्ति का कोई सगा संबंधी नहीं होता था और अगर उसकी मृत्यु हो गई, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका अंतिम संस्कार कौन करवाएंगे भाई? ये चांडाल ही करवाते थे। वो चांडाल ही उनका अंतिम संस्कार करते थे। देखो, सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। करताल पीटते हुए, करताल समझते हो ना, जो कीर्तन में बजता है ऐसे से, या फिर थाली ले लिया और थाली को डंडन 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 पीटते हुए आ गए। तो जब करताल का आवाज आएगा तो लोग देखेंगे कि भाई हाँ
चांडाल का आगमन हो चुका है, अब अपना अपना घर दरवाजा सब गेट वेट है ना सब बंद करो और भागो, मतलब घर के अंदर भाग जाओ सारे, गेट वेट बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, ताकि चांडाल कहाँ गया, मतलब चांडाल जो है वो दिखे ना। देखने का मतलब ये है कि आपने अगर देख भी लिया आप अपवित्र हो जाओगे। ये कैसी व्यवस्था है यार, किसी इंसान को देखने से आप अपवित्र हो जाओगे, हाँ कितनी गंदी व्यवस्था है। ठीक है, तो ये ठीक नहीं था भाई, सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया भाई, ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सिस्टम ही बहुत ही बेकार था, है ना। देखो भेदभाव, मैं सही बताऊं ना, इस दुनिया में भेदभाव जो है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता। पहले जाति धर्म के आधार पे, मतलब पहले जाति के आधार पे भेदभाव होता था, अभी आर्थिक स्थिति के आधार पे भेदभाव होता है भैया। जो अमीर है ना भैया, जो अमीर है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ खरीद सकता है, वो कानून व्यवस्था को खरीद सकता है ना, जो भी चीज उसको चाहिए सब कुछ पैसे के दम पे खरीद सकता है, सब कुछ बिकता है भाई इस दुनिया में। जो गरीब है कुछ नहीं कर सकता, वो एक अमीर किसी का मर्डर करके भी बच सकता है, एक गरीब बिना मर्डर किए हुए मर्डर के केस में फंस सकता है। ठीक है, तो ये भी तो भेदभाव है ना, कि जो अमीर है वो सभी चीजों को अपने इशारों पे नचा, सभी चीजों को अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता भाई। तो ये भेदभाव जो है वो बना रहेगा इस दुनिया में, दुनिया में कभी भी भेदभाव खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, बस इसका रूप बदल जाएगा, पहले किसी और तरीके से होता था, आज किसी और तरीके से हो रहा है, और आगे इसका जो तरीका है वो बदल जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा, ये चीज याद रखें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी, चीन के दो तीर्थयात्री है ना, चीन के दो तीर्थयात्री है, एक है फासियन और दूसरा है स्वेन त्सांग। स्वेन सांग भी बोल देते, स्वेन त्सांग भी बोल देते। तो ये फासियन जो था वो 5वीं सदी में आया था। ये बताता है कि मतलब जो करताल पीट के आने वाली जो बातें थी कि चांडालों को करताल पीट के आना होता था सड़कों पे जब निकलते थे, तो ये बात फासियन ने बताई थी। स्वेन त्सांग बताते हैं कि जो सफाई वफाई करने वाले लोग थे वो मतलब गांव, मेन गांव से बाहर ही रहते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। ये बात स्वेन त्सांग बोलता है। ये चाइना के तीर्थयात्री थे भाई, चाइना से आए थे दोनों। तो याद रखना, फासियन कब आया था? 5वीं सदी में। स्वेन त्सांग कब आया था? 7वीं सदी में आया था। ठीक है जी, कहां से आए थे? चाइना से आए थे। तो इसको मत भूलना भाई, हमेशा पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू में। जन्म के परे संसाधन पर अधिकार। अब संसाधन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, संसाधन और प्रतिष्ठा। तो पुराने समय में जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में भी ये बताया गया है कि किसके पास कितना संसाधन होगा, किस तरीके से आप संसाधन अर्जित कर सकते हो, धन अर्जित कर सकते हो, है ना, अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हो। तो उसी के बारे में इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखो, दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्रामीण मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। मतलब ये सारे वर्ग आपको भारत के उपमहाद्वीप में देखने को मिल जाएंगे। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अगर कोई भी व्यक्ति पावरफुल होगा तो भाई इसी बात से डिसाइड होगा कि उसका आर्थिक संसाधनों पर कितना ज्यादा नियंत्रण है ना। अब देखो, मनुस्मृति में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मनुस्मृति में स्त्री और पुरुष द्वारा संपत्ति अर्जित करने के अनेक तरीकों का वर्णन किया गया है कि भाई संपत्ति कैसे अर्जित कर सकते हैं स्त्री और पुरुष। तो यहां पे आप देखेंगे कि भाई मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता के मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से अधिकार होता था भाई, सभी पुत्रों का, मतलब जितने भी संपत्ति है माता पिता का उस पे सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था, ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा जो पुत्र है, वो विशेष भाग का हिस्सेदारी होता था। जैसे कि हम प्रभु श्री राम की बात कर ले तो 4 भाई थे, संसाधन तो सभी भाइयों में समान रूप से बांटा जाएगा, लेकिन सिंहासन पर अधिकार किसका होगा? सबसे ज्येष्ठ पुत्र का होगा, क्योंकि वो इस दुनिया में पहले आया, है ना। तो इसका भी बेनिफिट होता था। स्त्रियां पिता की जायदाद में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। पिता की जायदाद में स्त्रियों का कोई हक नहीं था, किंतु विवाह के समय उनको कुछ उपहार मिलता था, कुछ भेंट मिलता था, वो स्त्री धन था। उसमें पूरी तरीके से किसका हक होता था? स्त्रियों का हक होता था। उससे स्त्रियों से कोई, उस धन को स्त्रियों से कोई छीन नहीं सकता था, है ना। तो उसको स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी, उसको स्त्री धन कहा जाता था। उम्मीद करता हूं
इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और इन संपत्तियों को उनकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थी एवं इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। जो स्त्री का जो धन है, जो कि विवाह के समय उपहार भेंट के तौर पे मिला है, वो स्त्री धन था और उसको उनके बच्चे जो है वो विरासत के तौर पे प्राप्त कर सकते थे, है ना। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति पर अथवा खुद बहुमूल्य धन को छुपा के रखने के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। मनुस्मृति में यह भी बताया गया था कि भाई कोई भी स्त्री को अपने पति के आज्ञा के खिलाफ धन संग्रह नहीं करना चाहिए, धन पे अधिकार नहीं जताना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। अब देखो इस टॉपिक में मैं सीधा आपको समझा देता हूं क्या बताने की कोशिश की गई है। इसमें एक तरीका संपत्ति अर्जित करने का, एक तरीका वर्ण भी था। आप सभी को पता है कि जो शूद्र होते थे, है ना, अगर हम शूद्रों की बात करें, यहाँ पे लिखा भी है, जो शूद्र है उनके लिए जीविका का एक ही साधन था कि भाई तीनों वर्गों की सेवा करें। संपत्ति वगैरह रखने का कोई हक नहीं था, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते थे, इनके पास संपत्ति रखने का कोई हक नहीं होता था। इसके अलावा जो भी हमारे तीन वर्ग है, ऊपर के जो तीन वर्ग है, उनके पास हक था कि वो अनेक प्रकार की जीविका को भी अपना सकते थे, बहुत सारे संसाधन रख सकते थे, संपत्ति रख सकते थे। तो संपत्ति अर्जित करने का एक तरीका वर्ण भी था। जो ऊंचे वर्ण के लोग होते थे वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रख सकते थे, निम्न वर्ण के लोगों को संपत्ति रखने का हक नहीं था। इस टॉपिक में ही बताया गया है, कुछ ज्यादा काम की बातें नहीं है। अगला टॉपिक है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें बता रखी है मैं पढ़ देता हूं, पढ़ के समझा देता हूं। प्राचीन तमिलकम क्षेत्र। अब तमिलकम क्षेत्र के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था कि तमिलकम क्षेत्र यानी कि इस समय का जो हमारा दक्षिण भारत का एरिया है, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो तमिलकम क्षेत्र कहलाता था, है ना। तो तमिलकम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी यहाँ पे। सरदारिया यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे सरदार का हक होता था, सरदार वहां पे शासन व्यवस्था को चलाता था, है ना जी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। मतलब जो भी इनकी प्रशंसा में कविताएं, कहानी वगैरह लिखते थे, उनको आश्रय देते थे ये सरदार, है ना। तमिल भाषा के संगम साहित्य। अब देखो आपको सभी को पता है कि संगम साहित्य, जो संगम साहित्य है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बारे में जो तमिलकम क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायता कौन पहुंचाता है? संगम साहित्य ही पहुंचाते हैं ना। तो संगम साहित्य संग्रहण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण किया गया है। जो भी समय का सामाजिक, जो तमिलकम क्षेत्र के जो भी सामाजिक और आर्थिक संबंध थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है हमारे पास? संगम साहित्य ही है। तो इन संगम साहित्य से हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, बहुत ज्यादा विषमताएं थी। धनी और निर्धनों के बीच में जो अंतर था वो बहुत ज्यादा था। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांटकर इसका उपयोग करे। जिनके पास संसाधन है उनसे ये उम्मीद लगाए रहते थे लोग कि भाई वो अपने इन संसाधनों का मिलजुल कर प्रयोग करे। बस इसमें इतना ही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सामाजिक, अगला टॉपिक क्या है? सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, सामाजिक अनुबंध। इस टॉपिक में क्या बताया गया है? देखो, राजा का जो पद था लोगों द्वारा चुना जाता था, लोगों द्वारा चुने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले देते थे। राजा जो भी लोगों की सेवा करता था, है ना, सेवा के बदले वो कर लेता था लोगों से। आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कार्यों का बड़ा योगदान होता था। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। अगर लोग कोई प्रणाली बना रहे, कोई व्यवस्था बना रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं तो उसको बाद में परिवर्तन करने का भी हक रखते थे, बाद में उसमें परिवर्तन ला सकते थे। भाई देखो, इस टॉपिक में कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, समझाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हटाओ। आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे, मतलब ये जो दो टॉपिक था कुछ काम का भी नहीं है, कुछ समझने लायक था नहीं। अच्छा, अब जो आगे टॉपिक बताऊंगा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अब सारे टॉपिक समझो, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं, है ना। कितने पेज बाकी रह गए हैं जी?
45 नंबर पेज पे है हम, 45 नहीं, हमें 42 नंबर पेज पे। हाँ बस 3 से 4 टॉपिक बाकी है भाई, 3 से 4 टॉपिक, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। देखो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत, तो इसमें हम समझने वाले हैं, इस टॉपिक में आपको क्या समझने को मिलेगा? इस टॉपिक में समझने को मिलेगा कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन बातों पर ध्यान देते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 नंबर में पूरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड के हो तो भाई 10 नंबर में भी आ जाएगा, 6 नंबर में भी आ जाएगा, 4 नंबर में भी आ जाएगा। कि जैसे महाभारत की बात कर लो, ठीक है जी। महाभारत एक साहित्यिक ग्रंथ है जो रिटन में मौजूद है। रामायण की बात करूं, रामायण भी एक साहित्यिक ग्रंथ है। मैं एक इतिहासकार हूं और मेरे को क्या करना है, महाभारत या रामायण जैसे साहित्यिक ग्रंथ से इतिहास की रचना करनी है, इतिहास के बारे में जानकारी जुटानी है। तो मेरे को किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पर गौर करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकार बहुत सारे पहलुओं पर विचार करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं ग्रंथ की भाषा क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे भाई, ग्रंथ की भाषा क्या है। अब देखो प्राचीन काल के ग्रंथ संस्कृत में लिखे होते थे, तमिल में लिखे थे, कुछ बंगाली में लिखे थे, है ना। तो ग्रंथ की भाषा क्या थी, किस भाषा में ग्रंथ की रचना की गई। अब मान लो जैसे पाली है, प्राकृत भाषा है, तमिल भाषा, ये आम लोगों की भाषा थी, इसको आम नागरिक इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन अगर मैं संस्कृत की बात कर लूं तो संस्कृत पुरोहितों की भाषा थी, खास वर्ग जो ऊंची जाति के लोग थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो मेरे को ये भी देखना होगा कि भाषा क्या है, उससे मेरे को पता लग जाएगा कि ये ग्रंथ जो रहा होगा वो किनके लिए रहा होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में क्या देखूंगा भाई, किसी भी साहित्य ग्रंथ का अध्ययन करते समय मैं देखूंगा भाई ग्रंथ का प्रकार क्या है। अब देखो ग्रंथ अनेक प्रकार का हो सकता है। ग्रंथ कहानियों के रूप में हो सकता है, कथाओं के रूप में हो सकता है ना, ठीक है, या फिर मंत्रों के रूप में भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो ग्रंथ का प्रकार क्या है, अगर मंत्र के रूप में होगा तो अनुष्ठानिक कार्यों को करते समय उच्चारित किया जाएगा, मतलब पूजा पाठ के समय उसको उच्चारित किया जाएगा। अगर मंत्रों के रूप में होगा तो, है ना, मंत्रों का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। अगर कथा के रूप में होगा तो कथा के रूप में हम पढ़ सकते हैं आसानी से, लोगों को कथा के रूप में सुना भी सकते हैं। तो ये चीज बता देना भाई। चलो 2 पॉइंट हो गया, 2 बातें मैंने ध्यान में रख लिया भाई इतिहासकारों में, और मैंने 2 बातें ध्यान में रखी। अब तीसरी बात क्या ध्यान में रखूंगा भैया, लेखक कौन है, लेखक कौन है, किसने इस ग्रंथ को लिखा, है ना। हम ये देखेंगे कि भाई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे कि मैं महाभारत की बात कर लूं, महाभारत को किसने लिखा है, किसने लिखा है, नाम याद रखना भाई, वेद व्यास, ठीक है, क्या नाम था, वेद व्यास। इसी तरीके से रामायण को किसने लिखा है, रामायण की रचना किसने की है, कमेंट में बताना, सबको बताना है रामायण की रचना किसने की है, कमेंट में सबको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो लेखक देख लिया भैया, ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखूंगा रचना काल क्या है। रचना काल में क्या देखूंगा, समय काल, मतलब कि ग्रंथ की रचना किस समय काल में हुई। उसके बाद रचना भूमि यानी कि रचना स्थान देखूंगा कि भाई ग्रंथ की रचना किस स्थान पर की गई। उसके बाद देखूंगा उद्देश्य भी देखना जरूरी है भाई। आखिरी में क्या देखूंगा, उद्देश्य देखूंगा, है ना, यानी कि ग्रंथ की रचना जो की गई वो किस उद्देश्य से की गई। जैसे कि रामायण और महाभारत जैसे ये ग्रंथ जो लिखे गए, उसको लिखने का मेन पर्पस यही था कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है ना, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ये मेन पर्पस था लिखने का रामायण महाभारत का। तो मैं ये भी देखूंगा कि ग्रंथ को लिखने का मकसद क्या था। इन सभी चीजों को देखकर फिर मैं किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का इस्तेमाल करूंगा इतिहास की रचना में। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए अब भाषा एवं विषय वस्तु, इसमें हम बात करने वाले हैं महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु की बात करने वाले हैं कि भैया महाभारत की भाषा क्या है, विषय वस्तु क्या है। भाषा समझ में आता है, विषय वस्तु का मतलब है कि इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है ना, ठीक है। तो देखो महाभारत की अगर मैं भाषा की बात कर लूं, सबसे पहले हम भाषा की बात कर लेते हैं। तो महाभारत जो है अनेक भाषाओं में लिखा मिलेगा आपको, कोई एक भाषा में नहीं लिखा, अनेक भाषाओं में महाभारत को लिखा गया है। लेकिन इसकी मूल भाषा क्या है जी, मूल भाषा क्या है, इसकी मूल भाषा संस्कृत है। सबसे पहले इसको संस्कृत में लिखा गया था, उसके बाद इसको अनेक भाषाओं में लिखा गया। तो मूल भाषा संस्कृत बता देना, भाषा समझ गए। अब विषय वस्तु की बात कर लेते हैं जी।
देखो अगर आप विषय वस्तु को समझेंगे तो विषय वस्तु को हम दो भागों में बांटते हैं। महाभारत के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। सबसे पहले आख्यान। आख्यान का मतलब है कहानियां। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कहानियों का। जो भी महाभारत में कहानियां थी तो उसको किसमें लिखा गया? आख्यान वाले भाग में। उसके बाद दूसरा भाग क्या है? विषय वस्तु में दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक में क्या किया गया? इस भाग में उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसका वर्णन किया गया। महाभारत में बहुत सारे उपदेश है भाई, तो उन उपदेशों को किस भाग में जोड़ा गया? उपदेशात्मक अंश में जोड़ा गया। और आख्यान में जितनी भी महाभारत की जितनी भी कहानियां थी सबको आख्यान वाले भाग में जोड़ दिया गया। अब उपदेशात्मक भाग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल श्रीमद् भगवत गीता है। गीता है ना, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। जो भी उपदेश दिए थे उसका वर्णन किसमें किया गया? गीता में किया गया। और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सबसे बढ़िया उपदेशात्मक अंश माना जाता है ना। देखो लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये जो आख्यान और उपदेशात्मक वाला जो विभाजन का जो प्रक्रिया है, मतलब महाभारत की विषय वस्तु को जो दो भागों में बांटा गया, आख्यान और उपदेशात्मक भागों में, ये विभाजन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार उपदेशात्मक अंश में कहानियों का वर्णन मिला है, मतलब उल्टा हो गया। उपदेशात्मक अंश में कहानियों का वर्णन कर दिया गया और कई बार जो आख्यान है, आख्यान में समाज के लिए एक सबक था, यानी कि उपदेशात्मक जो बातें थी उसको आख्यान वाले भाग में जोड़ दिया गया, उल्टा हो गया। तो यह विभाजन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आगे हम बात करते हैं लेखक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है? लेखक एक या अनेक और इसकी तिथियां। इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं? इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि क्या महाभारत का केवल एक लेखक है या अनेक है। लेखक की हम बात करेंगे इसमें, है ना। तो देखो महाभारत का पहले तो मैं बता दूं कि वो एक लेखक नहीं माना जाता, महाभारत के अनेक लेखक है। ठीक है, जैसे कि इसके मूल कथा की मैं बात करूं तो मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी है ना। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी, जिनको सूत कहा जाता था। सूत उन्हें कहा जाता था जो कि रथ चलाते थे, है ना। तो ये जो भाट सारथी थे वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ, जो योद्धा थे महाभारत के दौरान में, तो उनके साथ ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जाते थे और युद्ध में जो भी घटनाएं घटती थी उसके बारे में कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले महाभारत की जो रचना की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई, है ना। फिर क्या होता है अगला स्टेप? देखो पहला फर्स्ट स्टेप ही हो गया। सेकंड में मैं बात करूं तो भाई 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं सदी ईसा पूर्व में क्या होता है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस परंपरा पर, इस चीज पे, महाभारत की रचना की प्रक्रिया में किसका हक हो जाता है भाई? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने अधिकार जता लिया इस पे, है ना, और फिर आगे इसको लिखना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे ब्राह्मण मिले और इसको लिखना शुरू कर दिया, यानी कि ब्राह्मणों को भी हम इसका लेखक मान सकते हैं। फिर क्या होता है? देखो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में महाभारत की रचना का एक अगला चरण देखने को मिलता है। ये एक अगला चरण था, ठीक है, और ये वही समय काल था। इस समय काल में क्या होता है? भारत में विष्णु देव की आराधना शुरू हो जाती है ना। और आप सभी को यह बात भी मालूम है कि विष्णु देव ही जो थे वो कृष्ण देव के रूप में कहां आए? महाभारत में आए, मतलब महाभारत काल में आए, है ना। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री कृष्ण ने निभाया, जो कि विष्णु के अवतार थे। और विष्णु देव की आराधना कब शुरू हुई थी? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के दौरान भारत में विष्णु देव की आराधना शुरू हो गई थी। आगे बात करते हैं। देखो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, नहीं 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तो ये वाला ऊपर वाला था, ये है 200 ईस्वी से 400 ईस्वी, ठीक है। 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में क्या होता है? मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोकों को लिया जाता है, बहुत सारे श्लोक मनुस्मृति से उठा लिया और किस में डाल दिया जी? किस में डाल दिया? महाभारत में डाल दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में केवल 10,000 श्लोक ही थे, केवल 10,000 श्लोक। लेकिन जब इसमें उपदेशात्मक अंशों को, मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोकों को किसमें शामिल किया गया? महाभारत में, तो 1 लाख श्लोकों वाला एक विशाल का ग्रंथ बन गया महाभारत, ठीक है। और आखिरी पॉइंट की भाई, साहित्यिक परंपरा में जो हमारे महर्षि वेद व्यास है, ऋषि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। और वास्तव में ऐसा, मतलब सिंपल अगर आपसे पूछे कि भाई महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास का नाम बता देना। किसका नाम? वेद व्यास का, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मूल कथा की रचना किसने की, तो भाट सारथी का नाम बता देना। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचना किसने की? ब्राह्मणों ने की, है ना। इस तरीके से आप बता देना,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक भी आप समझ चुके होंगे, ये सारे पॉइंट भी आप समझ चुके होंगे। चलिए, सुदृश्यता की खोज, यहां पे हम बीवी लाल की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में आपको पुरातात्विक बीवी लाल के बारे में बताया गया है। बीवी लाल कौन थे? देखो, बीवी लाल भारत के एक बहुत ही फेमस पुरातात्विक हुए। महाभारत में इनकी रुचि बहुत अच्छी थी और महाभारत के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बीवी लाल ने क्या किया, 1951 से 52 में खनन कर दिया। कहां खनन कर दिया? तो भैया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक गांव था जिसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में खुदाई कर दी, बुलडोजर ले गए, है ना, बहुत सारी और औजार वजार ले गए, खनन कर दिया कि भाई अब महाभारत के बारे में जान के रहूंगा। क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत काल में था? इस बात का पता लगाने के लिए गए थे। अब हस्तिनापुर आप सभी को पता है कि जो कुरु जनपद था, कुरु महाजनपद या जनपद जो था, उसकी राजधानी महाभारत काल में हस्तिनापुर ही थी। और अभी जो हस्तिनापुर जो गांव है मेरठ जिले में, वहां पे इन्होंने खनन किया। ठीक है, अब बीवी लाल ने आबादी जब खनन किया तो आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य मिले। स्तर मतलब लेयर। देखो, जमीन के नीचे ना लेयर बने होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो ये जमीन है, जमीन का भाग है, ये ऊपरी भाग है, ठीक है, और यहाँ पे लोग रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि यहाँ पे मान लो कि लोग रह रहे हैं, ये हड़प्पावासी है, मान लो हड़प्पावासी रह रहे हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, यहाँ के जो लोग थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए और ये यहाँ की पूरी जो बस्तियां थी वो जमीन के नीचे दफ्न हो गई, है ना, बाढ़ की वजह से या फिर दूसरी आपदा की वजह से। फिर कुछ साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद यहाँ पे फिर से लोग आए, इसके ऊपर फिर से उन्होंने घर बनाया, रहना शुरू कर दिया। 200 साल बाद या 300 साल बाद फिर वही समस्या आई, फिर से बाढ़ भूकंप आया, यहाँ के लोग भाग गए, कहीं और भाग गए। फिर 100 साल, 150 साल बाद, 200 साल बाद फिर से यहाँ पे लोग आए, इसके ऊपर घर बनाया, रहना शुरू कर दिए। तो इससे क्या होगा? इस प्रक्रिया के चलते यहाँ पे अलग अलग लेयर बन जाएगा, आबादी के अलग अलग स्तर के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे। जब जमीन के नीचे हम खनन करेंगे ना, बहुत गहराई में जाएंगे, तो हमें और पुरानी चीजों के बारे में, जितनी नीचे जाएंगे हम उतने इतिहास के समय काल के उतने ही हम पुराने समय में चलते जाएंगे। ठीक है जी। तो बीवी लाल ने जब हस्तिनापुर में खनन किया तो आबादी के 5 लेयर्स के साक्ष्य उनको मिले थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा जो है तो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। दूसरे और तीसरे जो स्तर जो हमें मिले हैं, जो लेयर्स मिले हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से आपके बुक में भी बताया हुआ है। चलिए यहां भी मैं आपको समझा देता हूं क्या है जी। देखो, जो दूसरा लेयर जो मिला है, दूसरा स्तर जो मिला है, ये लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का? ये कितना पुराना था ये, है ना, 12वीं से लेके 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, और यहां से मिलने वाले जो घर है, घर की जो दीवारें जो थी वो सरकंडे की बनी हुई थी। सरकंडे मतलब जो हमारे बिहार में टाटी का मकान बोलते हैं, झोपड़पट्टी जो होता है वो सरकंडे का बना होता है। तो यहाँ की जो दीवारें थी वो किससे बनी थी? सरकंडे की बनी हुई थी। मिट्टी का प्लस्तर उस पर चढ़ा दिया गया, ठीक है, दीवारों पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें थी। मतलब मिट्टी की बनी हुई दीवारें और कुछ दीवारें कच्ची ईंटों की भी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये हमारे आबादी के दूसरे स्तर के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आबादी के तीसरे स्तर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बीवी लाल क्या कहते हैं कि इसका जो समय काल था वो कब का था? 6वीं से लेके 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं से लेके 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ये जानकारी थी, है ना। तृतीय काल के घर, मतलब यानी कि तीसरे स्तर के जो साक्ष्य हमें मिले, वहां के जो घर थे वो कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे। देखो, इससे पहले वाले जो घर थे वो पक्की ईंटों के नहीं बने थे, कच्ची ईंटों के या फिर मात्र मिट्टी के बनाए हुए थे। लेकिन इस समय के दीवारों की खासियत क्या थी कि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों की बनी हुई थी जी, है ना। ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जो ईंटों के जो नाले बना दिए ना, ईंटों का इस्तेमाल करके नाले बना दिए इस समय में, वो गंदे पानी को घरों से निकालने के लिए बनाए गए थे। नलकूप जो है ना, कुएं हैं या फिर मल की निकासी वाले गर्त है, दोनों ही रूपों में किए जाते थे। मतलब जो मिट्टी के जो हौज जिसको हम बोलते हैं हौज, तो कई बार हौज टाइप के जो संरचना थी वो कुएं के रूप में भी उसका इस्तेमाल में लाया जाता था। कई बार जो गंदे पानी है उसको एकत्रित करने के लिए भी उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। देखिए जी, अगला टॉपिक आ गया है बस। अब उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। वीडियो लगभग 40-45 मिनट की तो बनी जाएगी भाई। अभी 39 मिनट की वीडियो बन चुकी है, यानी कि 2-3 मिनट और लगेगा, 40 प्लस हो जाएगी जी। देखिए,
तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे, ये सबसे आखिरी टॉपिक है। तो गतिशील का मतलब क्या होता है? गतिशील का मतलब होता है जो रुके ना, जो थके ना, जो चलता रहे, जो चलता रहे, जो चलता रहे, वो क्या है? गतिशील है। लेकिन कोई ग्रंथ कैसे गतिशील हो सकता है भाई? ग्रंथ के पास पैर तो है नहीं कि दौड़ने लगी, चलने लगी, गतिशील हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ग्रंथ भी गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कह देते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किस आधार पर हम महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठ विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, है ना। इसके पाठों को, इस ग्रंथ को, महाभारत को अनेक भाषाओं में लिखा गया। पहला तो भाई ये परिवर्तन आप देखेंगे। दूसरा, अनेक कहानियों को इस महाकाव्य में शामिल किया गया। बहुत सारी अलग अलग कहानियों को इसमें शामिल किया गया। महाकाव्य की मुख्य कथा की पुनर्व्याख्या की गई। इसकी जो मुख्य कथा थी उसको कई बार दोबारा से लिखा गया। इसके जो प्रसंग है, प्रसंग यानी कि जो मेन चीजें हैं, उसको मूर्ति कला के माध्यम से भी दर्शाया गया है और चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। तो ये भी बताओ कि भाई इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रकला के माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश की गई। इस वजह से भी ये महाभारत जो है वो गतिशील ग्रंथ है। देखो ये सुंदर नारी आ गई है जी। देखो, इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान किया है ना। अब बहुत सारी जो सुंदर नारियां है वो मतलब पुरुष भी है, बस नारी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या करते हैं भाई, नृत्य के माध्यम से महाभारत को दर्शा देते हैं, नृत्य के माध्यम से इसको दिखा देते हैं। नाटकों के माध्यम से, आप महाभारत के ऊपर बहुत सारे नाटक देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, तो उसके माध्यम से भी तो दर्शा सकते हैं इसको, है ना। तो इसने नृत्य के लिए, नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान किया है। बहुत सारे लोगों का भाई रोजी रोटी चल रहा है इससे, महाभारत से, है ना। और कोई पॉइंट है भाई, देख लेते हैं। बस खत्म ही है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। तो पॉइंट और लिख सकते हो कि भाई इसके अनेक लेखक है, इसकी रचना में 1000 वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा है। इन सभी कारणों से महाभारत को एक हम गतिशील ग्रंथ कह देते हैं, है ना, है ना देवी जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अपना प्यार बरसाते रहो, जितना हो सके हमें सपोर्ट करते रहो, ठीक है, ताकि हम आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाते रहे। मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करें, मेरे को तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करें, उनकी वीडियो भी देखें, मेरे साथ साथ मेरी टीम की वीडियो भी देखें, है ना। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।